आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी जोन पर। आज फिर मैं नरेश सर आप लोगों के साथ बायोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ। एक नए उमंग, नए ऊर्जा और नए टेक्निक्स के साथ में हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे। और पहला चैप्टर तो हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर को देखेंगे। तो दूसरा चैप्टर का नाम है श्वसन, जिसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो श्वसन को देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि श्वसन क्यों जरूरी है। पहले श्वसन की परिभाषा जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि श्वसन क्यों जरूरी है, श्वसन किस लिए होता है और श्वसन क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको विस्तार से। श्वसन जो जैसे कि हम लोग पोषण में पढ़े थे, तो पोषण में पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जटिल पदार्थ है। पोषण में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में पोषण। तो पोषण में पढ़े थे पहला चैप्टर 10वां क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है पोषण। पोषण में हम लोग पढ़े थे तो इसमें 5 प्रकार के जो है 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन था, वसा था और उसके बाद उसमें आपको विटामिन बताया गया था, खनिज लवण भी बताया गया था। तो हम लोग जब पोषण में पढ़े थे तो आपको बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो सरल पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो सरल पदार्थ होता है, इसको हम लोग शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शर्करा कहते हैं। और शर्करा को ही क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको ग्लूकोज कहते हैं। ये बाबू शर्करा जो है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, तो एक ग्लूकोज जो होता है पोषण में केवल ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के जटिल पदार्थ को सरल में शर्करा में तोड़ देता है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण होता नहीं है। ऊर्जा का निर्माण किस में होता है? तो ऊर्जा का निर्माण श्वसन में होता है। ऊर्जा का निर्माण श्वसन में होता है। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि श्वसन क्यों जरूरी है। तो श्वसन जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज को विघटन कर ऊर्जा निर्माण करना ही क्या होता है? श्वसन कहलाता है। फिर से समझिएगा श्वसन क्यों जरूरी है। श्वसन जरूरी है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज या जीव के शरीर के अंदर ग्लूकोज को विखंडन करके ऊर्जा का निर्माण कर देना ही श्वसन कहलाता है। अर्थात हमारे जो है पचा हुआ भोजन, जो पोषण में हम लोग पढ़े कि भोजन पचता है, तो भोजन पच गया किस रूप में? ये हो गया ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज से ऊर्जा जिस माध्यम से प्राप्त होता है उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जैव ऊर्जा क्यों जरूरी है? जब से कि जीवों के शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको जैव ऊर्जा कहते हैं। तो जैव ऊर्जा से क्या होता है कि हमारे शरीर में अनेक तरह के जो होता है शरीर के अंग जो होते हैं कार्य करते हैं। हम लोग कोई वस्तु को उठा लेते हैं, माथा को उठा लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं, यानी खपत करते हैं, किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? ऊर्जा को रूपांतरण कर देते हैं। फिर से हम लोग समझेंगे श्वसन क्यों जरूरी है। तो श्वसन जरूरी है ऊर्जा को निर्माण करने के लिए, ग्लूकोज को विखंडन करके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने के लिए श्वसन जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन जो है हम लोग कह सकते हैं इसको कि सजीव में जैव ऊर्जा का निर्माण जिस माध्यम से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। एक बार समझिएगा आप लोग कि जैव ऊर्जा क्या है, इसके बारे में समझेंगे कि जैव ऊर्जा क्या है। देखिए बाबू, जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा निर्माण होता है उसी को हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं। तो जैव ऊर्जा निर्माण कैसे होता है? तो श्वसन से होता है। किससे होता है? श्वसन से होता है। और जैव ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं? तो जैव ऊर्जा का उपयोग हम लोग शरीर से काम करके शरीर में अनेक तरह की कार्य हो रही है, श्वसन की क्रिया वगैरह तो करते हैं। जैव ऊर्जा का जो है रूपांतरण कई तरह से हम लोग करते हैं। कोई गाड़ी चलाने में करता है, कोई माथा पर बोझा उठाने में करता है, यानी अनेक तरह जो है उस ऊर्जा को रूपांतरण साइकिल चलाने में किया जाता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैव ऊर्जा शरीर के अंदर जो ऊर्जा निर्माण होता है, सजीवों के शरीर के अंदर जो ऊर्जा निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा कहते हैं।
सजीवों के अंदर जो ऊर्जा निर्माण होता है उसे हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि श्वसन के पश्चात जो ऊर्जा का निर्माण होता है, जीवों के शरीर में श्वसन के पश्चात जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे जैव ऊर्जा कहते हैं। समझ गए? श्वसन के पश्चात शरीर के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं। अब एक बार समझेंगे कि श्वसन है क्या। तो श्वसन कहने का मतलब है कि सजीवों में जैव ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है उसे श्वसन कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि सजीव में जिस प्रक्रिया द्वारा, सजीवों में जैव प्रक्रम जिस प्रक्रिया द्वारा, कहने का मतलब है कि सजीव कोई भी जीव, पक्षी हो, पौधे हो, जंतु हो, मानव हो, कोई भी जीव हो, जिस प्रक्रिया द्वारा उसके अंदर कौन से ऊर्जा, जैव ऊर्जा का निर्माण होता है उसी को हम लोग तो श्वसन कहते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। यानी शरीर के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे जैव ऊर्जा कहते हैं। और जैव ऊर्जा का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है, जैव ऊर्जा का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे हम लोग श्वसन करते हैं। अर्थात श्वसन के परिभाषा के रूप में हम लोग जाने तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि सजीवों में जैव ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है उसे श्वसन कहते हैं। सजीवों में जैव ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन को रिस्पायरेशन भी कहते हैं। श्वसन क्यों जरूरी है ये भी हम बता दिए। तो श्वसन में क्या होता है, तो श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में जो होता है ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का जो होता है ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी ग्लूकोज का श्वसन में क्या, किसका विघटन, आपसे पूछ दे कि श्वसन में विघटन किसका होता है, तो श्वसन में विखंडन, विघटन कहिए या फिर इसको क्या कहिए, विखंडन कहिए, एक ही बात है। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का विघटन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या विघटन होता है तब जाकर किसका होता है, जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। और जैव ऊर्जा का उपयोग किसमें करते हैं हम अभी बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको पूछे श्वसन किया है तो सजीवों में जैव ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है उसे श्वसन कहते हैं। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे कि जैव ऊर्जा का निर्माण होता कैसे है। देखिए इसको समझिएगा, परिभाषा हम लिख दिए हैं श्वसन का। कहने का मतलब है यहाँ पे कि हम लोग जो ग्लूकोज कहां से प्राप्त हुआ, तो पोषण में कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थ, हम बताए थे बाबू कि कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थ अर्थात कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो शर्करा का निर्माण होता है, शर्करा को ही ग्लूकोज कहते हैं। तो ये होगा आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में, कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन तथा एंजाइम के उपस्थिति में जिस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा विघटन होता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस प्रकार की श्वसन की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। कैसे कि सजीवों में वैसा प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को विघटन करने के लिए, ग्लूकोज को विखंडन करने के लिए या ऑक्सीकरण करने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ली जाती है तथा एंजाइम के उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बाहर कर दिया जाता है, जिससे हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन के रूप में हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि सजीवों में जैव ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन के समीकरण क्या होता है, देखिए बाबू, ग्लूकोज इसमें क्या लिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस गया, चलो ऑक्सीजन गैस चल गया। अब इसको शरीर के अंदर एंजाइम होता है, तो ऑक्सीजन गैस एंजाइम मिलकर दोनों क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है बाबू, ऊर्जा बनाता है। और यही ऊर्जा का उपयोग हम लोग शरीर के अंदर क्या करते हैं, शरीर
को चलाने के लिए, चलने के लिए या अनेक तरह के शरीर को संतुलन करने के लिए ऊर्जा को खपत करते हैं हम। समझ गए? ये हो गया आपका श्वसन का समीकरण। अर्थात यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ये ईंधन का कार्य करता है। क्या होता है? ईंधन का कार्य करता है। ईंधन का कार्य करता है। इसके पश्चात जो उप उत्पाद के रूप में बनता है, उप उत्पाद के रूप में जो बनता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जबकि हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता था? प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता था? ऑक्सीजन गैस। जबकि श्वसन में उप उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए ग्लूकोज, जो ग्लूकोज पचा, पोषण में जो भोजन पच गया, ग्लूकोज बना, वही ग्लूकोज को क्या हुआ? ऑक्सीजन एंजाइम तोड़ दिया। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ऊर्जा का उपयोग शरीर में होता है, जल भी शरीर के अंदर रह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? बेकार पदार्थ हो गया। बेकार पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है ये हम अगले चैप्टर परिवहन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है, या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन गैस को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे पश्चात क्या बनता है? तो उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। समझ गए? चलिए इसको समझ गए, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब जो ये ऊर्जा बनता है बाबू, ये ऊर्जा बनता है तो डायरेक्ट ऊर्जा का उपयोग हम लोग शरीर में नहीं कर लेते हैं। डायरेक्ट ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। वो उपयोग कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। तो ये जो है आपका एडीपी, तो हमारे शरीर में एक यौगिक होता है जिसका नाम है एडीपी। हमारे शरीर में एक यौगिक होता है जिसका नाम एडीपी होता है, जिसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। डाइफॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट कहते हैं, है ना? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें होता क्या है बाबू? ये जो यौगिक होता है इसमें क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। ये इस यौगिक में क्या होता है कि एडेनोसिन होता है और दो गो फॉस्फेट होता है। दो क्या होता है? फॉस्फेट होता है। एडेनोसिन और दो फॉस्फेट मिलकर क्या बनता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब दो फॉस्फेट मिलता है तो क्या बनता है? डाइफॉस्फेट। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। और तीन को मिलेगा तो ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है इसी का उपयोग जो है हम लोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। ऊर्जा के रूप में इसी का उपयोग होता है। अब क्या होता है कि ये जो है ऊर्जा जो है एडीपी के रूप में होता है। तो इसमें देखिएगा, तो इसमें एडीपी में क्या है? एडीपी में दो गो फॉस्फेट मिला हुआ है। तो ये जो ऊर्जा में हो जा है, ये ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा में जब ऊर्जा जो होता है टूटता है, जब ऊर्जा बनता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऊर्जा में कोई बंधन जो बनता है तो किसके कारण? ऊर्जा के कारण। किसके कारण? ऊर्जा के कारण ही बंधा हुआ रहता है। ऊर्जा दिया जाता है तभी उसमें बॉन्ड बनता है। अगर टूटता है, बॉन्ड टूटता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। बॉन्ड कैसे बनता है? तो ऊर्जा से बनता है। तो ये जो ऊर्जा का जो बॉन्ड बना हुआ रहता है बाबू, ये जो ऊर्जा होता है, ये इसमें एक जो फॉस्फेट है वो आ जाता है। क्या आता है? एक फॉस्फेट आ जाता है। कहने का मतलब है ये फॉस्फेट ऊर्जा में आता है। कैसे? क्यों आता है? जब बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, तो बंधन बनने के कारण एक जो फॉस्फेट होता है और चला आता है। अर्थात इसमें तीन फॉस्फेट हो जाता है। क्या होता है? तीन फॉस्फेट होता है। इसी फॉस्फेट को हम लोग कहते हैं। अब देखिए तीन फॉस्फेट हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि एटीपी। क्या कहते हैं? एटीपी। इसी को क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। अर्थात जो हम लोग बोलते हैं कि ऊर्जा कहां संचित होता है? एटीपी में। अब जो है यहां देखिएगा, दो वो तो पहले से था, तीसरा बंधन जब टूटा, तीसरा जो है जब बंधन टूटा तो एक और ऊर्जा आ गया, है ना?
तो ये देखिए ये 3 बंधन बना हुआ है, 3 बॉन्ड बना, तो ये जो हो गया ऊर्जा हो गया, क्या हो गया, ऊर्जा हो गया, यानी यही हो गया एटीपी, क्या हो गया, एटीपी हो गया। एडी और 3 ट्राइफॉस्फेट, ये क्या हो गया, एटीपी हो गया। अब सोच रहे होंगे कि सर ऊर्जा कैसे बनता होगा सर, एटीपी तो हम लोग नहीं ऊर्जा उपयोग करते होंगे ना, ऊर्जा तो हम लोग एटीपी के रूप में करते हैं। अब क्या होता है, जब ए बॉन्ड टूटता है बाबू, तो ये तीसरा फॉस्फेट होता है यही टूट जाता है, बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो यही जब ऊर्जा का निर्माण होता है बाबू, जिसका उपयोग क्या होता है, एडिनो डाइफॉस्फेट के रूप में करते हैं, ठीक है। तब ये जब टूटता है तब ऊर्जा का निर्माण होता है। अर्थात कह सकते हैं कि एटीपी का जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। यानी जो भी श्वसन के पश्चात जो ऊर्जा निर्माण होता है, श्वसन के पश्चात जो भी ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। एटीपी के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, रूप में संचित हो जाता है। और जब जरूरत होती है तो फिर क्या होता है, यहां से टूट जाता है, ये चीज क्या होता है, टूट जाता है। और टूटता है तो फिर ऊर्जा का निर्माण होगा, जब भी टूटेगा ऊर्जा का निर्माण होगा, और ऊर्जा का निर्माण होता है उसका फिर उपयोग किया जाता है, समझ गए। यानी एटीपी जो भी श्वसन के पश्चात ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सजीव के अंदर, जीवों के अंदर जो भी ऊर्जा निर्माण होगा वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए इस चीज को आप लिख सकते हैं, इसको फिर से हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऊर्जा जो भी होता है एटीपी के रूप में संचित रहता है, तो ए जो है ऊर्जा हुआ ए एडीपी हो गया। एडीपी में क्या है बाबू, तो एडी इसमें 2 क्या है, फॉस्फेट है, तीसरा फॉस्फेट आके और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फेट क्या होता है, 3 फॉस्फेट का क्या होता है, बंधन बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म की बात करें एटीपी का तो इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। चलिए तो इसको उतारिए आप लोग, हम लोग देखेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार कौन कौन होते हैं, पहला जो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिकाओं में। कहाँ होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कोशिकाओं में होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा की प्राप्ति, अर्थात कह सकते हैं कि जो भी पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन क्या हुआ, ग्लूकोज, तो पचा हुआ भोजन का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या, ऑक्सीकरण विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज का पूर्ण रूप में क्या होता है, विखंडन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कोशिकाओं में, शरीर में, यानी जीवों के कोशिकाओं में, जीवों की कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहा गया। आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन क्यों कहा गया, क्योंकि यह जो श्वसन होता है वो शरीर की कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। दूसरा जो होता है श्वासोच्छ्वास होता है। क्या होता है, श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास को 2 भागों में बांटा गया है, प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास। इसको हम अभी जो है यहाँ पे स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। सबसे पहले इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद इसको बताया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अवायवीय श्वसन और अनॉक्सिक श्वसन। कहने का मतलब है कोशिकीय श्वसन को 2 भागों में बांटा गया, उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सिक श्वसन भी कहते हैं। अनॉक्सिक श्वसन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो क्रिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहने पर यह श्वसन की क्रिया होती है। अब सोच रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बात है भाई कि बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन की क्रिया होता है, ये कैसे होता होगा, तो हाँ ये समझिए,
अवायवीय श्वसन जो है वो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं रहने पर श्वसन की क्रिया होती है। तो समझेंगे कि अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, जिसके कारण इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन मतलब समझिएगा, अनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो अवायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। चलिए वायवीय श्वसन की बात हम लोग करते हैं। तो वायवीय श्वसन, तो वायवीय मतलब देखिए वायवीय मतलब वायवीय मतलब वायु है, कहने का मतलब है वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, अर्थात इसे ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ये वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण है वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। चलिए वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण श्वसन क्रिया होती है, तो इसमें ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता है। कैसा विखंडन होता है बाबू, ये समझेंगे हम लोग। देखिए एक ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है। सबसे पहले जानेंगे कि ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं बताओ। तो ग्लूकोज में जो कार्बन है वो 6 है। कितने हैं? 6 है। यानी ग्लूकोज में कार्बन की संख्या आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी है? 6। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन में तोड़ा जा रहा है। किस में तोड़ा जा रहा है? अवायवीय श्वसन में तोड़ रहे हैं। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को तोड़े तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए केवल ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन को तोड़ रहे हैं। देखिए कुछ नहीं लिखे हैं, तो केवल ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन को इसको तोड़ रहे हैं। तो बिना ऑक्सीजन के तोड़ने के कारण, बिना ऑक्सीजन के तोड़ने के कारण क्या होता है कि यह जो ग्लूकोज होता है पूरा नहीं टूटता है। पूरा टूटता नहीं है क्योंकि जबरदस्ती टूटता है, तो पूरा टूटता नहीं है। पूरा नहीं टूटता है तो किस रूप में टूटता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, और ये देखिए ये जो है कार्बन वाला 2 यौगिक में टूट जाता है। ये जो कार्बन 6 है तो दो कार्बन के 2 यौगिक बनाता है, दो कार्बन का 2 यौगिक बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाइरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरूवेट कहते हैं। पाइरूवेट कहते हैं। फिर से समझेंगे हम लोग कि अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, पाइरूवेट का निर्माण होता है और 21 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 21 कैलोरी। 21 कैलोरी जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। और 21 कैलोरी में मतलब 2 एटीपी। हम बताए थे कि ऊर्जा जो भी बनेगा वो संचित किस रूप में होगा? एटीपी के रूप में संचित होगा। तो 21 कैलोरी की ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 21 कैलोरी अर्थात एटीपी के रूप में कहें हम लोग उसको तो 2 एटीपी। किस रूप में? 2 एटीपी। अर्थात कहने का मतलब है बाबू कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में रहने के कारण अर्थात ऑक्सीजन के रहने पर ही वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन के रहने पर क्या होता है? देखिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जब बचा तो ग्लूकोज को क्या किया कि ऑक्सीजन मिल गया। ग्लूकोज को क्या हुआ? ऑक्सीजन मिल गया। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिला तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलने पर, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलने पर क्या देखा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया जल, और ये 673 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। 673 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें पूरा का पूरा कोई यौगिक नहीं है, पूरा का पूरा जो है टूट जा रहा है। पूरा का पूरा जो है ग्लूकोज टूट जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा टूट रहा है तो क्या क्या बन रहा है? जब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को तोड़ कौन रहा है? तो ऑक्सीजन। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ईंधन के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन जो है किस रूप में कार्य करता है? तो
तो ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो ग्लूकोज को जब ईंधन के रूप में, यानी ईंधन का मतलब होता है जलना, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन जब कहाँ ये सब क्रिया होती है, तो हम बता दिए हैं कोशिकीय, कोशिका में सब क्रिया होता है, कोशिकीय श्वसन होता है ना, तो कोशिका में क्रिया होता है। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है तो टूट जाता है। ग्लूकोज किस में टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता था, उसके बाद जल में टूटता है, और उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। तब ना शरीर में जो है ऊर्जा का जब निर्माण हो जाएगा, इसका मतलब पूर्ण रूप में पाचन होगा। मतलब शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने के लिए ही तो हम लोग पोषण से भोजन करते आ रहे हैं। पोषण में क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ, जब पाचन हुआ ग्लूकोज के रूप में, तो ग्लूकोज श्वसन में तोड़ा गया, अर्थात पोषण में ही श्वसन भी आता है। लेकिन आप भारतीय वर्ग का बुक पढ़िएगा तो श्वसन एक अलग चैप्टर बना दिया है। कहने का मतलब है कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है बाबू, तो ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 केल्विन जो कैलोरी जो ऊर्जा है मिल रहा है। इसमें कितना, अब बताइए 21, इसमें कितना 673। कहने का मतलब है इसकी अपेक्षा इसमें तो बहुत अधिक ऊर्जा मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समझ गए। अब जो है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के रूप में हम लोग इसको अंतर के बारे में जानेंगे, अंतर को लिखेंगे। एक बार फिर से हम समझा देते हैं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया को अनॉक्सी श्वसन की क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता है, मात्र क्या होता है 2 एटीपी, पायरुवेट और एटीपी, अर्थात इसको कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में जो है पायरुवेट और प्लस एटीपी का निर्माण होता है। पायरुवेट प्लस अवायवीय श्वसन में पायरुवेट और एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरा विखंडन हो जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत कम, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत अधिक मिलता है। अर्थात ये जो हुआ आपका अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर क्या है। समझ गए? ये ठीक है, इसको करिएगा। ये आपका समीकरण है, इस समीकरण को आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर, कि अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। हम लोग अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बारे में पढ़ लिए, अब उसके बारे में अंतर हम लोग देखेंगे। अवायवीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। वायवीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। समझिएगा, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के अंतर, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसे आज हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अब आप लोग ध्यान से केवल देखिएगा। कहता है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इसमें लोग क्या पढ़े कि यह ऑक्सीजन गैस के अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन गैस के अनुपस्थिति में होती है, मतलब इसमें अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन गैस नहीं होता है, अर्थात एंजाइम की उपस्थिति में होता होगा। किसके उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन की बात करें तो यह ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन मतलब यह ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होती है। दूसरा है, यह जो है प्रथम चरण है, मतलब अवायवीय श्वसन जो है यह श्वसन का प्रथम चरण है, यह श्वसन का प्रथम चरण है। क्या है, यह जो है श्वसन का प्रथम चरण है, लिख सकते हैं यह श्वसन का प्रथम चरण है। यह जो है श्वसन का प्रथम, बोल रहे हैं यह श्वसन का प्रथम चरण है। क्या है, यह श्वसन का प्रथम चरण है, जबकि वायवीय श्वसन जो है यह दूसरा चरण है। वायवीय श्वसन क्या है, दूसरा।
पहला चरण में नहीं टूटता है, कोशिका द्रव में क्या है, पाइरूवेट जो है तब पूरा नहीं टूटता है, ऊर्जा का पूरा निर्माण नहीं होता है, तभी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। अब देखिएगा तीसरा, यह कोशिका द्रव में होता है, यह तीसरा जो है कोशिका द्रव में होता है, इसमें देखते हैं यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चौथा की बात करें तो पाइरूवेट का आंशिक विखंडन होता है, बताए कि पाइरूवेट का आंशिक विखंडन मतलब कम विखंडन होता है, पूरा नहीं टूटता है, जबकि इसमें पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है। अब पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन के कारण ही 673 कैलोरी जो ऊर्जा है प्राप्ति होती है। इसमें कितना होता है 2 एटीपी अर्थात 21 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और इसमें 673 बताए हम। जो पांचवा जो है ऊर्जा कम प्राप्त होता है, कहने का मतलब है बाबू कि इसमें अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज बढ़िया से टूटबे नहीं करेगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा, पूरा टूटेगा, महीने महीने पूरा टूट जाएगा तब ना ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अर्थात इसमें पूरा टूट जाता है, इसलिए इसमें ऊर्जा अधिक होता है, इसमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है और इसमें ऊर्जा कम प्राप्त होता है, इसमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है और इसमें ऊर्जा कम प्राप्त होता है। फिर से हम लोग समझेंगे अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर। अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर निम्नलिखित है करके इस तरह लिखेंगे, एग्जाम में भी हम लोग इसी प्रकार के लिखेंगे इसको, ठीक है। यह ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। दूसरा, यह श्वसन का प्रथम चरण है, इसमें यह दूसरा चरण है। तीसरा, यह कोशिकीय द्रव में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चौथा, पाइरूवेट का आंशिक विखंडन होता है, यानी पाइरूवेट पूरा नहीं टूटता है और इसमें पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है। ऊर्जा का कम प्राप्त होता है, मतलब ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्त होता है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो है कम मात्रा में प्राप्त होता है और इसमें ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में क्या होता है, प्राप्त होता है। समस्या है कुछ भी समस्या नहीं है, चलिए इसको लिख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें जो है चरण जो श्वसन की जो क्रिया होती है कैसे कैसे किसमें होता है, इसके बारे में डायग्राम के रूप में हम इसको पढ़ेंगे, डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी जो है इसको आप फिलहाल लिखिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, तो अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो क्या क्या प्राप्त होता है, तो एटीपी और पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या है, तो कहने का मतलब है जब 6 कार्बन वाले यौगिक ग्लूकोज जब टूटता है तो 2 कार्बन वाले यौगिक 2 को प्राप्त होते हैं, तो वही 2 कार्बन वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 2 हम समीकरण में बताए थे। तो जो प्राप्त होता है अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट और एटीपी, जैसे 2 एटीपी था और इसी का हम लिखे था अवायवीय श्वसन में क्या लिखे थे, अवायवीय श्वसन में लिखे थे कि 2C2H5 ये सब लिखे थे ना, और उसके बाद वो लिखे थे। तो ये जो क्रिया यही जो लिखे थे हम लोग, तो यही पाइरूवेट कहलाता है, हम संकेत दिए थे आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे कि जब ग्लूकोज में कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में, तो कोशिका द्रव में जब कोशिका द्रव में पूरा ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है तब क्या होता है, ये समझिएगा। पूरा अब ग्लूकोज का जब विखंडन नहीं होता है तो अवायवीय श्वसन में मात्र कितना हो गया, पाइरूवेट की प्राप्ति हुआ और एटीपी 2 भाग में तोड़ दिया, 2 भाग में तोड़ा अवायवीय श्वसन। अब देखिए इसको कैसे कैसे टूटता है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवायवीय श्वसन में क्या हुआ कि ग्लूकोज को 2 भाग में तोड़ दिया, पाइरूवेट और एटीपी, जिसके कारण ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्ति हुआ। वायवीय श्वसन में क्या हुआ कि वायवीय श्वसन में O2 की उपस्थिति में, यानी कहने का मतलब है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, देखिएगा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में पाइरूवेट प्लस एटीपी को जब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में हुआ वायवीय श्वसन की क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से, क्या थी, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि पूर्ण रूप से क्या होता है, टूट जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है।
कहने का मतलब है कि अवायवीय श्वसन में मात्र पायरुवेट और एटीपी के रूप में टूटता है ग्लूकोज। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है। अब भरपूर मात्रा में रहने के कारण यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रहता है, तो यह पूरा ऊर्जा ग्लूकोज पूरा का पूरा क्या करता है? तोड़ देता है। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बताए हम पीछे। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन जब रहता है तो ग्लूकोज को तोड़ देता है, यानी जो पायरुवेट है, मान लिया कि अवायवीय श्वसन में नहीं टूटा। अवायवीय श्वसन में क्या क्या टूटा? पायरुवेट और एटीपी। ग्लूकोज दो भाग में टूट गया, पायरुवेट और एटीपी। तो वायवीय श्वसन में क्या हो जाता है कि इसको पूर्ण रूप से तोड़ देता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अब वायवीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में इसको तोड़ देता है। समझ गया? यदि कहने का मतलब जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट प्लस एटीपी, कहने का मतलब है कि जब पायरुवेट को, ये तो ऊर्जा मिला है, ठीक है, मिला हुआ है, पायरुवेट को टूटना बाकी है ना, ये तो ऊर्जा टूट गया, ठीक है, इसको टूटना तो बाकी है, अभी तक टूटा नहीं है। तो इसी को तोड़ने के लिए क्या होता है कि जब पायरुवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है, जब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित है, टूट जाता है। मतलब ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में जब पायरुवेट को तोड़ा जाता है तो यह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और इसी क्रिया को किण्वन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन की क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन की क्रिया कहते हैं। अर्थात किण्वन की क्रिया क्या है? जब पायरुवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है तो यह जो है पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, जिससे हम लोग किण्वन की क्रिया कहते हैं। अर्थात किण्वन की परिभाषा पूछे, आप लोग को लिखने के लिए कहे तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। आप लोग भी लिखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वह प्रक्रिया जिसमें पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, जिसे किण्वन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जो शराब बनाया जाता है वो किण्वन अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। शराब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो किण्वन अभिक्रिया द्वारा। ये किण्वन अभिक्रिया किस में होती है? तो ईस्ट में होता है। कहने का मतलब जो है ये जो क्रिया होती है एथेनॉल और CO2, ये किस में होती है? ईस्ट में होती है। यानी किण्वन की अभिक्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। फिर समझेंगे कि पायरुवेट को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जिससे हम लोग किण्वन की अभिक्रिया करते हैं। और यह क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में होती है। दूसरा तो हम लोग समझ गए। तीसरा, यदि ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव कब होता है? जब आदमी जो है बहुत अधिक काम करता है या दौड़ लगाता है। तो अधिक काम करने या दौड़ लगाने से क्या होता है कि उसके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। ऊर्जा की कमी क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है शुरुआत में जितना मात्रा में जाता है उतना ही मात्रा में जो है ऑक्सीजन जाता है। अब जब हम लोग गति तेज करते हैं या अधिक काम करते हैं तो अधिक ऊर्जा की खपत होती है, अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उसी ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा और ऊर्जा अधिक चाहिए, अधिक ऑक्सीजन रहेगा तब ना अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो अभाव के कारण क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यानी शरीर की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द भी महसूस होता है। फिर से समझेंगे हम लोग कि जब शरीर की कोशिकाओं में
जब शरीर की कोशिकाओं में, पेशीय कोशिकाओं में, जब शरीर की पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट को तोड़ा जाता है तो वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। अर्थात मांसपेशियों में दर्द किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? तो पेशी कोशिकाओं में होता है। मतलब ऐसी समझ, कोई ज्यादा काम कर रहा है या रेस जो दौड़ता है, तो दौड़ता है तो अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, तो अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन अधिक ऊर्जा पाने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, फिर भी श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन के अभाव में ही होती है। ऑक्सीजन नहीं रहता है फिर भी उसको ऊर्जा को पूरी करने के लिए, पूर्ति करने के लिए श्वसन की क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन के अभाव में होती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में होने के कारण वह जो होता है ऊर्जा में न परिवर्तन होकर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। यानी श्वसन हुआ ऊर्जा के लिए, लेकिन ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, क्या होता है? लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो प्राप्त हो जाने के कारण क्या होता है कि शरीर के मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, अर्थात दर्द महसूस होने लगता है। समझ गए? ये हुआ आपका पूरा श्वसन की क्रिया जो होती है समाप्त किस प्रकार होती है, कैसे कैसे होती है, पूरा श्वसन की क्रिया विवरण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में कैसे होता है श्वसन की क्रिया, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होता है, मानव में श्वसन की क्रिया कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इसको भी आप लोग नोट करिए, फिर से इसको समझिएगा। किण्वन अभिक्रिया, पायरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की क्रिया को किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। ये कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। पायरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा। यदि पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में होगा, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की क्रिया, कहने का मतलब है जब पायरुवेट को पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में तोड़ा जाएगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। पायरुवेट को पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में तोड़ा जाएगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसको।